हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 7 रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी। रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना जिससे सामाजिक और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड उनकी आर्थिक ग्रोथ हो, मतलब पैसे से रिलेटेड, और उनकी सोसाइटी में उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए जो एक्शन प्लान बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रूरल डेवलपमेंट। सो द एक्शन प्लान इज टू फोकस ऑन द लिंगरिंग एंड इमर्जिंग चैलेंजेस इन द रूरल एरियाज। तो यहाँ पे दो तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक्शन प्लान को के लिए। एक्शन प्लान में दो तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पहला है लिंगरिंग प्रॉब्लम। लिंगरिंग प्रॉब्लम का मतलब जो काफ़ी देर से चलती आ रही हैं, लटकी हुई प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन तो अभी तक नहीं मिला और नई इमर्जिंग नई चैलेंजेस भी उभर रहे हैं रूरल एरियाज में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिंगरिंग प्रॉब्लम्स या लिंगरिंग चैलेंजेस कौन से हैं। द प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। गांव देहात में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको उधार चाहिए होता है। चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग, उनको मार्केटिंग की ज़रूरत है। और नए इमर्जिंग चैलेंजेस क्या हैं? द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना, ठीक है जी। और द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए की ज़रूरत को महसूस करना, ये एक इमर्जिंग चैलेंजेस हो गए। तो ये वाले जो दो ऊपर चैलेंज है ये तो काफ़ी देर से लटकते आ रहे हैं, ठीक है, और इनका सोल्यूशन भी चाहिए परमानेंट। और ये जो अब नए समय के मॉडर्न चैलेंजेस भी हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो सिग्निफिकेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट का? द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट emerges from the fact that bulk of our population लिव्स इन रूरल एरिया। क्यों? हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट अभी भी 70% के अप्रॉक्स रूरल एरियाज में रहती है, लोडेड विद एब्जेक्ट पॉवर्टी। अभी भी वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। सो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी वुड बी ए डिस्टेंट इकोनॉमी। तो ओवरऑल ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की एक डिस्टेंट इकोनॉमी है अभी भी बहुत ज़्यादा, अनलेस इट इज़ अलाइंड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। सिंपली मतलब जब तक कि हमारे रूरल एरियाज की ग्रोथ नहीं होगी, हमारे लिए एक ग्रोथ वाली इकोनॉमी बनाना दूर की बात रह जाएगी, ठीक है। वो अभी इतना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इन द रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जिसको हम की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह इग्नोर किया गया, विच हैज़ क्रिएटेड स्ट्रक्चर इनबैलेंस इन द इकोनॉमी। जिससे स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो गया इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेक्टर, और भी कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे आईटी इंडस्ट्री को ही फ़ायदा मिला, बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। So rural-urban divide has become gigantic, and it is a consequence of this divide that the country is presently confronted with a massive agitation by the farmers. तो रूरल और अर्बन एरिया में ऐसा डिवाइड हो गया कि गांव के लोग पिछड़ते रह गए और अर्बन एरियाज का विकास होता गया। और इसी वजह से प्रेजेंटली अगर कोई सरकार कोई रिफॉर्म नया लाना भी चाहती है तो किसान अपने आप को इतना इनसिक्योर फील करते हैं कि वो एजिटेशन करने तक आ जाते हैं, नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे, क्योंकि उनको हर चीज़ रिस्की लगती है, क्योंकि उनके लिए एग्रीकल्चर एक आजीविका कमाने का साधन ही है। तो वो नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में डर रहे हैं। नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट इज बोथ इम्पेरेटिव एज वेल एज अर्जेंट। और रूरल डेवलपमेंट को हमें बहुत अर्जेंट लेवल पे और बहुत ज़रूरी है कि उसकी डेवलपमेंट को किया जाए, ठीक है, और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें है एक तो रूरल क्रेडिट और दूसरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये पुरानी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से हमने आज़ादी से अपनी इकोनॉमी को हमारे देश के प्लानर्स ने, थिंकर्स ने, पॉलिटिशियन ने संभाला है, ये प्रॉब्लम तभी से चलती आ रही हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला। सो पहला है रूरल क्रेडिट। सो रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए उधार चाहिए,
क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी। जो क्रेडिट है वो तो लाइफ लाइन है फार्मिंग एक्टिविटीज की इन रूरल एरियाज। उसके बिना फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं है, खेती बाड़ी पॉसिबल ही नहीं है। इसके कारण क्या है? पहला, मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। जहाँ तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है या बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। प्रोड्यूसिंग फार्मिंग फैमिलीज ओनली, सो प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ फॉर सबसिस्टेंस। वो सिर्फ इतना ही उगा पाते हैं जितना कि उनको अपनी घर की ज़रूरत के लिए पूरा करना पड़े, ठीक है। दे सेल्डम जनरेट सरप्लस, वो सरप्लस नहीं उगाते फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पैसा आ सके। सो द नीड फॉर क्रेडिट देयरफॉर इज अनअवॉइडेबल। सो इसलिए उधार लेने की जो ज़रूरत है वो उनको अनअवॉइडेबल है, उसको वो नहीं रोक पाएंगे। एंड the gestation lag between sowing and harvesting of the crops is quite long। gestation गैप का मतलब टाइम गैप इतना ज़्यादा है, फसल बोने से लेके उसको पक के तैयार होने से पे काटने का जो टाइम गैप है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। दिस कंपाउंड्स द नीड ऑफ द क्रेडिट टू मीट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स। तो उनको यहाँ सीड्स के लिए और इन बिटवीन फर्टिलाइजर इम्प्लीमेंट्स के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा उनके पास होता नहीं, क्योंकि पैसा तो उनको तभी आएगा जब फसल हार्वेस्ट होके मार्केट में जाएगी और वो कुछ पैसा जनरेट कर पाएंगे। यदि वो सरप्लस भी उगा रहे हैं तो कुछ, या सबसिस्टेंस भी कर रहे हो तो तभी उनके पास क्रॉप के तो लास्ट में ही आएगी ना। तो इसके बीच का सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो टाइम है या उनकी जो ज़रूरतें हैं फर्टिलाइज़र की, इम्प्लीमेंट्स की, वो फैमिली एक्सपेंसेस और उसके अलावा जो फैमिली एक्सपेंसेस है, मैरिज है, डेथ हो गई, बर्थ हो रहा है, अदर रिलीजियस सेरेमनीज अगर परफॉर्म कर रही हैं तो पैसा तो चाहिए। पैसा आएगा कहाँ के से? उनको फिर क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्रेडिट नीड्स आर ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर सच फैमिलीज। पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बिसाइड्स मेकिंग payment of electricity bill. Small and marginal farmers hardly save through enough to fulfill their short term credit needs. So शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या चीज़ है? उसको किस चीज़ के लिए चाहिए? शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े पीरियड के लिए, ठीक है, लेस देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। वो किस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। इसके अलावा उनको पैसा चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि वो अपनी इन ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। इसके लिए भी उन्हें क्रेडिट पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। हैंस दे नीड क्रेडिट। सो मीडियम टर्म की ज़रूरतें कौन सी हैं? परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेज, डिगिंग ऑफ वेल। परचेज ऑफ मशीनरी आप सोचोगे कैसे? जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, सोइंग मशीन, मोइंग मशीन, ठीक है, इस तरीके से। उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेज, बाड़ लगाने के लिए, खेत के बाहर बाड़ लगाने के लिए, ताकि पशु से अपने खेत को बचाया जा सके। और कुआं खोदने के लिए पैसा चाहिए, इरिगेशन के लिए, मोटर लगाने के लिए। सच लोन्स आर रेज्ड जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ रेंजिंग बिटवीन 12 months to 5 years। और ये लोन कितने देर के होते हैं? 12 महीने से, मतलब 1 साल से 5 साल तक के। 12 महीने से ज़्यादा और 5 साल तक, 1 साल से, ठीक है, 1 साल से 5 साल तक के बीच में। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट कौन से हैं? इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ एडिशनल लैंड। यदि उनको एडिशनल लैंड चाहिए, कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग लैंड, कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट करनी है उन्होंने एग्जिस्टिंग लैंड में। सो द पीरियड ऑफ सच लोन्स रेंजेस बिटवीन 5 to 20 years। और ये पीरियड कितने में रेंज करता है? 5 से 20 साल के बीच में। सो द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स में आल्सो बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स वो कैसे होती हैं? वो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव तरीके से, दोनों तरीके की हो सकती हैं। सो प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट कौन सी है? क्रेडिट रिलेट्स टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक परचेज ऑफ इनपुट्स, एंड द अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट रिलेट्स टू कंजम्पशन एक्टिविटी। तो उनको कंजम्पशन के लिए, अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए चाहिए। ये तो हो गया ना, खेत के लिए जो पैसा चाहिए, और ये घर परिवार को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए। ये इसको तो आप रिटर्न ले सकते हो, क्योंकि जितना पैसा इनपुट्स पे लगाओगे वो हार्वेस्ट के ऑफ क्रॉप के फॉर्म में वापस आ जाएगा। पर फैमिली पे या कंजम्पशन एक्टिविटीज़ पे जो पैसा खर्चोगे वो वापस नहीं आएगा, वो कंजम्पशन एक्टिविटी होगी ही होगी। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। 2 तरीके के सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब पहले मैं नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करूंगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन से आते हैं? आर कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सोर्सेज। लैंडलॉर्ड से पैसा उधार लेना, विलेज ट्रेडर से पैसा उधार लेना,
मनी लेंडर आर द थ्री इंपॉर्टेंट, ठीक है, form of non-institutional rural credit in India. Traditionally, most credit needs of the farmers were met through these farmers. बहुत सारे किसानों की ज़रूरतें इसी तरीके के सोर्सेज से पूरी होती हैं. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अकाउंटेड 93% ऑफ द टोटल बोरिंग ऑफ द फार्मर्स इन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स. पहले 5 ईयर प्लान में 93% जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे उससे किसान बोरिंग करता था, ठीक है. बट बाय 1991 द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इमर्ज एज द प्रिंसिपल चैनल फॉर रूरल क्रेडिट. बट 1991 में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एक प्रिंसिपल चैनल, मेन चैनल बन गए हैं क्रेडिट को प्रोवाइड करने का. तो अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स. Together they accounted for 7% of the credit needs of the farmer in the beginning of the 5 year plan. जाहिर है जब 93% हम कह रहे हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल थे तो 7% इंस्टीट्यूशनल, ये लोग फर्स्ट प्लान तक सिर्फ 7% ही कर पाते थे. बट प्रेजेंटली देयर शेयर हैज़ इंक्रीज ओवर टू 66%. बट आप हाल ही में इनका जो परसेंटेज या शेयर ऑफ क्रेडिट गिविंग टू फार्मर्स है वो कितना हो गया 66%. आउट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट कंट्रीब्यूट्स नियरली 15% एंड कमर्शियल बैंक्स अबाउट 7.5%. और कमर्शियल बैंक कहाँ तक पहुँच गया 75% तक, ठीक है. और कोऑपरेटिव बैंक 15% तक. इंडिविजुअली अलग अलग अगर हम बात करें कलेक्टिवली वो 66% ही है. ओके जी. तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल एक्सपेंशन in the flow of credit by the commercial banks and the regional rural banks RRBs, the cooperative credit institutions has emerged as important institutional agencies offering credit support and related services. वो कह रहा है कि जब से ही एक्सपेंशन हुई है लार्ज स्केल पे कमर्शियल बैंक्स की या रीजनल रूरल बैंक्स की, उनको किसानों को या रूरल एरिया में क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने की, बट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी इमर्ज हुई हैं इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के फॉर्म में जो कि उनको क्रेडिट सपोर्ट करते हैं और रिलेटेड सर्विसेज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने में. फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया. पहला क्या है cooperative credit societies. The cooperative credit societies provide adequate credit to the farmers at reasonable rate of interest. cooperative society credit societies का क्या रोल रहा, उन्होंने at reasonable मतलब कम रेट पे, जेन्युइन रेट पे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट दिया. मतलब उनके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ उनको, लेकिन उनको सर्विस दी किसानों को. These societies also provide guidance in diverse agricultural ऑपरेशन. उन्होंने किसानों को गाइडेंस दी कि किस तरीके से एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को आगे बढ़ाना है विद अ व्यू ऑफ रेजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सके. करंटली कोऑपरेटिव अकाउंट फॉर 16 to 17% ऑफ द रूरल क्रेडिट फ्लो. अब वो रूरल क्रेडिट में 16 से 17% तक उनका शेयर है क्रेडिट देने में. सो दीज सोसाइटीज आर टू इंश्योर टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ द क्रेडिट टू द फार्मर्स. ठीक है. दूसरा एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज. और मनी लेंडर्स और क्रेडिट एज जो क्रेडिट एजेंसीज बने हुए थे ना, मनी लेंडर्स एलिमिनेट कर दिया, मतलब मिडल मैन को खत्म कर दिया, नॉन इंस्टीट्यूशनल को खत्म कर दिया. स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री. स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज बनाई गई सारे देश में, ऑल ओवर द कंट्री, ताकि किसानों को लोन दिया जा सके, पैसा दिया जा सके रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल एरियाज में. और अब हम आगे बात करें प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन द एरिया कवर्ड बाय द स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. और प्रोविजन बनाएगी एडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबल कराने की रूरल एरिया में स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू, ताकि उस एरिया की डेवलपमेंट हो सके. दूसरा कौन सा इंस्टीट्यूशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स. The State Bank of India was set up in 1955 with a focus on the rural credit. The government realized that rural credit needs couldn't be met by the cooperative societies alone and that commercial banks should play an important role. और commercial banks को एक important role प्ले करना है.
द दिस प्रॉम्प्टेड नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टन बैंक्स। इस वजह से 1969 में देश के कुछ बैंक्स का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ताकि वो सारे देश में अपनी ब्रांचेस को खोल सकें। द नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स थ्रू देयर ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम्स वर डायरेक्टेड टू, उनको डायरेक्शन मिली कि वो क्रेडिट डायरेक्टली प्रोवाइड कराएं किसानों को, एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इनडायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू। और उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, RRBs and land development banks were set up to promote credit supplies, particularly in remote and rural areas and backward districts. These banks operate at district level and are under obligation to focus on the credit needs of the weaker section of the rural population. So, these banks operate at district level. ये बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं एंड आर अंडर ऑब्लिगेशन, और इसमें इनकी जिम्मेदारी है फोकस करना क्रेडिट नीड की वीकर सेक्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, कि देहात में, गांव में ग्रामीणों के एरिया में जहाँ पे ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं उस एरिया के वीकर सेक्शन के लोगों को प्रायोरिटी देनी। ठीक है जी, ये रीजनल रूरल और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का काम था उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मेन इंस्टीट्यूशन है हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग, ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ द रूरल क्रेडिट एंड क्रिएटेड एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये मेन इंस्टीट्यूशन अब बन गया है हमारे देश में जो कि रूरल क्रेडिट और उससे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, चलाता है, प्लान करता है, ऑपरेशंस करता है और किसानों की मदद करता है ग्रामीण एरियाज में। इट वाज सेटअप इन 1982, ये 1982 में सेटअप किया गया। इसका मेन फंक्शन क्या था? टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन द रूरल एरिया। एपेक्स फंडिंग एजेंसी बनना ताकि वो क्रेडिट प्रोवाइड करा सके रूरल एरियाज में। टू मेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, कि वो मेजर्स लिए जाए जिससे क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम प्रॉपरली हो सके ताकि किसान को ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में ना पड़ना पड़े रूरल एरियाज में, वीकर सेक्शंस को भी। द बैंक वॉज टू फोकस ऑन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल, और बैंक का फोकस क्या था? रीस्ट्रक्चर करना क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को और पर्सोनल की जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका स्टाफ है, उनको ट्रेन करना ताकि वो किसानों की ज़रूरतों को अंडरस्टैंड कर सके, एग्रीकल्चर को अंडरस्टैंड करे, रूरल एरिया को अंडरस्टैंड कर सके कि वहाँ की ज़रूरतें कैसी होती हैं। टू कोऑर्डिनेट इन द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड मेंटेन लियाजन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, RBI एंड अदर नेशनल रूरल इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड विद पॉलिसी फॉर्मेशन। उनका नाबार्ड का एक और भी काम था कोऑर्डिनेट करना रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, और संपर्क बना के रखना भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, जिस स्टेट में वो उसकी ब्रांच है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या दूसरे राष्ट्रीय जो रूरल एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो पॉलिसी बनाती हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, उन सब के साथ संपर्क में रहना। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय इट। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग, उसकी मॉनिटरिंग करना और इवैल्यूएट करना टाइम टू टाइम पे जो लोन लिया है किसी रूरल डेवलपमेंट वाले एरिया ने, कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, ताकि उसको अगर रीफाइनेंस की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को भी अंडरस्टैंड किया जा सके। अब हम आगे डिस्कस करेंगे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो माइक्रो क्रेडिट मीन्स गिविंग स्मॉल लोन टू द इंडिविजुअल्स, इनेबलिंग देम टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल एंटरप्राइजेज। वो छोटी छोटी माइक्रो लेवल पे छोटी छोटी एंटरप्राइजेस बना रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं लोग, ठीक है, उसके लिए स्मॉल लोन्स देना बाय टू द इंडिविजुअल्स। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड टू हेल्प पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी बैंकिंग सिस्टम, जो किसी बैंकिंग सिस्टम द्वारा कवर्ड नहीं है। दस माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैव इमर्ज टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, ठीक है, ताकि उस माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम में वो उस गैप को पूरा कर सके डिलीवरी मैकेनिज्म में। दीज प्रोग्राम्स आर बिकमिंग पॉपुलर अमंग स्मॉल बोरर्स, ठीक है, ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं छोटे छोटे बोरर्स पे। छोटे बोरर्स मतलब जो कम अमाउंट के बोरर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ है ये, ओइंग टू देयर इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़, जिसमें बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। इन इंडिया वन सच माइक्रो
credit program is self-help group. SHGs promote saving habit among rural households. वो रूरल हाउसहोल्ड में सेविंग की हैबिट को डालते हैं ताकि वो कुछ सेव करें, ताकि आगे इन्वेस्ट कर सकें। और सेविंग करने से सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अपनी इमरजेंसी की ज़रूरतों को भी पूरा करना। स्मॉल सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स and offered as credit to the different members depending on their need. Credit is offered without any security and at a moderate rate of interest. और कम रेट पे और जेन्युइन रेट पे रूरल एरियाज में फाइनेंस प्रोवाइड करना, क्रेडिट फैसिलिटेबल कराना। और अब है अगला रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। रूरल बैंकिंग का हम एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन अब करने जा रहे हैं। रूरल बैंकिंग इन इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड ओवर टाइम। ये काफ़ी ज़्यादा लेवल तक ये फैल चुका है अब। द एक्सपेंशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स इन 1969। ये ज़्यादा इसका विस्तार हुआ, ज़्यादा एक्सपेंशन हुई जब कमर्शियल बैंक्स की 1969 में नेशनलाइजेशन किया गया। सो नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सोशल बैंकिंग इन द रूरल एरिया। इसमें रूरल एरियाज में सोशल बैंकिंग शुरू हुई, इम्प्लाइंग प्रोविजन फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल कराया गया रूरल एरियाज में, मॉडरेट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। Establishment of NABARD has made a significant difference in the institution of small rural credit. So rural credit has become much more organized than ever before. रूरल क्रेडिट और ज़्यादा अब ऑर्गेनाइज हो गया है पहले से ज़्यादा, बट अभी भी कुछ डेफिशिएंसीज उसमें हैं। डेफिशिएंसीज का मतलब कमियां हैं। पहली कमी क्या है कि बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ इनवेरिएबली बिन टाइड टू कलेक्टर। अभी भी उसमें कलेक्टर चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ रूरल पर्सनस को जो है किसानों को या वीकर सेक्शन को कुछ ना कुछ कलेक्टर देना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स आर लेफ्ट आउट। क्योंकि उनके पास कुछ गिरवी रखने को नहीं होता, छोटे किसानों के पास या बहुत गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास रहने वाले लोगों के पास, तो फिर उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। Owing to political populism, the government has often showed less strictness in the recovery of loans. क्योंकि political populism की वजह से, अपना वोट बैंक की वजह से कई बार सरकार को ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करती वो, ताकि किसान या उनका जो वोटर है वो नाराज़ ना हो जाए रूरल एरियाज़ के लोग, तो इसलिए उनसे रिकवरी नहीं हो पाती। एज ए रिजल्ट डिफ़ॉल्ट रेट वॉज टेंडेड टू स्वेल, राइज हो गया है, डिफ़ॉल्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि उनको भी, किसानों को भी समझ लगने लगा है कि हमसे पैसा तो या तो माफ़ कर दिया जाएगा या लिया नहीं जाएगा, तो उससे डिफ़ॉल्ट रेट और बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि जो ज़्यादा सरकार ज़्यादा सख्ती करेगी तो वो उस सरकार को वोट नहीं देंगे। तो ये एक छोटी सी ये लिमिटेशन है, ये भी एक। अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप ए कल्चर ऑफ सेविंग। कमर्शियल बैंक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, इन इंस्टीट्यूशन, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इस कल्चर ऑफ सेविंग को डालने में, लोगों में हैबिट डालने में इस असफल रहे हैं। फॉर फ्यूचर अमंग द फार्मिंग फैमिलीज मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट हैव रिमेन्ड रादर सबड्यूड, कि अभी भी जो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही। सो सोशल बैंकिंग इन रूरल इंडिया हैज़ टेकन अ हिट इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। जो सोशल बैंकिंग है वो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पिछड़ गया है, काफ़ी हिट लगा है उसको। इम्पैक्ट ऑफ डेट ऑन द फार्मर्स इज जनरली बिकमिंग सो ह्यूज। इसका इम्पैक्ट जो उधार है उनके ऊपर, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उनको सुसाइड तक करनी पड़ती है, जो कि सैकड़ों लोगों को सुसाइड हो चुकी है अभी तक। ठीक है, स्कोर्स ऑफ सेंचुरीज का मतलब है सैकड़ों लोगों की सुसाइड ने की है, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सुसाइड्स का रेट ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का, किसानों का जो डेट है वो इतना ज़्यादा हो गया है और उनके पास संसाधन नहीं है उस डेट को चुका पाने के लिए, जिसकी वजह से दिक्कत है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये टॉपिक मैं यहाँ तक कंप्लीट करता हूँ। बाकी पोर्शन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। बाकी टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।